क्या दिया है इसमें, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर लेना है सबसे पहले, ये लाइम वाटर लिया है। और उसके बाद ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, इसमें एयर फ्लो करवाने के लिए बोल रहा है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, और टाइम देखना है कि कितना समय में मिल्की कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की बन जाता है। यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। उसके बाद एक सिरिंज लिया है, सिरिंज से भी इसमें एयर पास करवा रहा है। और यहाँ पर भी टाइम नोट करना है कि कितना देर में मिल्की होता है। तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, मतलब उसमें मात्रा ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वाला जल्दी मिल्की होगा। व्हाट डल दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीद आउट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जल्दी मिल्की हो जाएगा, क्योंकि जो लाइम वाटर होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की बना देता है। पूरा रिएक्शन इसका बताओगे? वो दीवार पर जो हम लोग लगाते हैं, जो वाइट कलर का, जो उसका पूरा रिएक्शन क्या होता है, हम लोग मार्केट से क्या खरीदते हैं, और फाइनली जब चूना खरीदते हैं उसका मतलब केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड खरीदते हैं। जब उसमें पानी मिला देते हैं तो वो उबलने लगता है, मतलब काफ़ी हीट बाहर निकलता है। हाँ, वो बन जाता है फिर CaOH हॉल 2। और उसके बाद फिर जब उसको हम लोग दीवार पर लगा देते हैं तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और वो बना लेता है CaCO3, जो कि हाँ जो कि मिल्की वाइट होता है। तो यहाँ पर दिया है टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू टेस्ट। कुछ फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन लेना है और उसमें ईस्ट को डालना है। टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ वन होल्ड कॉर्क, मतलब ऐसा कॉर्क लेना जिसमें एक हॉल हो। फिट द कॉर्क विथ ए बेंट ग्लास ट्यूब, अब बेंट ग्लास ट्यूब के साथ इस कॉर्क को फिट करना है। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब इस फ्री एंड को कहाँ पर ले जाना है, इस फ्री एंड को डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर लाइम वाटर रखा हुआ है। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द चेंज इन अकर। तो फिर यहाँ पर भी फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन है, उसमें जब ईस्ट डालेंगे तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और फाइनली मिल्की हो जाएगा। व्हाट डल दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन, इस प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. तो न्यूट्रिशन के दरमियान हम लोग क्या लेते हैं, फूड मटेरियल लेते हैं, और जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए। Diverse organisms do this in different way. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water, or some use other pathway that do not involve oxygen. तो अगर ग्लूकोज को ब्रेक करना रहेगा तो कुछ लोग तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और कुछ लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल, मतलब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरा तरीका होता है उनका। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन सब में पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ए सिक्स कार्बन मोलिक्यूल इंटू ए 3 कार्बन मोलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। ए 6 कार्बन मोलिक्यूल मतलब ग्लूकोज के अंदर 6 होगा। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के अंदर टोटल 6 होता है कार्बन मोलिक्यूल, वो ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के 3 कार्बन मोलिक्यूल बनाएगा जो पायरुवेट का होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस पूरा कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। पिछला दिन MCQ में था ये सारा। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो पायरुवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, यहाँ पर ईस्ट इन्वॉल्व होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर अगर
ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होगा वहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। डिस यहाँ पर एक चीज़ बोला है, मोलिकुल कॉल्ड पायरुवेट, ठीक है, यहाँ तक सही है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर 3 कार्बन मोलिकुल में जो कन्वर्ट होगा, ए प्रोसेस कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। फर्दर द पायरुवेट में कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, और उसके बाद जो होता है पायरुवेट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक अ प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, पायरुवेट जो ब्रेक डाउन हो रहा है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, वो हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, ईस्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है। हमारे पास जो हो रहा है वो हो रहा है अब से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कहाँ पर, कॉन्ट्रिया, माइटोकॉन्ट्रिया के अंदर। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस प्रोसेस ब्रेकअप द 3 कार्बन पायरुवेट मोलिकुल टू गिव 3 मोलिकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो सिर्फ 3 मोलिकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ बताया है कि पायरुवेट होगा, पायरुवेट तो रहेगा ही, उसके बाद वो जो होगा ब्रेकडाउन 2 तरीके से होगा। एक बिना ऑक्सीजन को होगा ईस्ट में, जहाँ पर 3 कार्बन मोलिकुल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कुछ इथेनॉल बनाएगा, मतलब वहाँ पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनेगा। और लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा, वहाँ पर 3 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसमें टोटल 3 कार्बन मोलिकुल प्रेजेंट रहेंगे। दिस प्रोसेस ब्रेकअप द 3 कार्बन पायरुवेट मोलिकुल टू गिव 3 मोलिकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 3 मोलिकुल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वो है वाटर। वहाँ पर अल्कोहल था एस्टर वाला में। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पायरुवेट किस तरह से ब्रेक होता है, दोनों एरोबिक और एनारोबिक दोनों में बता दिया। एक में अल्कोहल है प्रोडक्ट और दूसरा में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में रहेगा। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक। तो जो एनर्जी बनेगा एरोबिक प्रोसेस में वो काफ़ी ज़्यादा होगा। समटाइम्स व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, अनदर पाथवे ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज। तो ये भी हम लोग डिस्कस किए थे एमसीक्यू में कि कभी कभी ऐसा होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स के अंदर। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस लॉट, ठीक है, सेल अनदर पाथवे द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टेकन हेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अगर ये हवा की अनुपस्थिति में हो रहा है, मसल्स के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन मोलिक्यूल। वहाँ पर भी 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटी काउज क्रैम्प्स। तो इससे थोड़ा सा पेन टाइप का फीलिंग आता है, फील होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड चींटी काटता है, उसमें कौन सा एसिड रहता है पता है, चींटी में शायद मिथनोइक रहता है कि लैक्टिक एसिड ही होता है, और जिससे पेन होता है, वो मतलब बॉडी के साथ हमारा रिएक्शन करता है, उससे पेन होता है। 1 मिनट उसका देख लो क्या होता है। मिथनोइक दिया हुआ था। हम्म, क्या बोल रहे हो, चींटी जब काटता है ना, तो हम लोग को पेन होता है, वो पेन का रीज़न क्या है। मिथनोइक एसिड होगा, हो सकता है। फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, एसिड प्रोड्यूस बाय आंट इज कॉल्ड, सेम था दोनों। हम्म, ठीक है, दोनों सेम ही होगा।
तो वो फॉर्मिक या मिथनोइक एसिड आता है जिसकी वजह से पेन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कौन सा एसिड है, ये है एसिटिक लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से थोड़ा पेन फील होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन मोलिकुल है, साइटोप्लाज्म में जाकर के एक ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कुछ एनर्जी देगा। अब यहाँ पर तो कुछ एनर्जी मिला ही, अब इसके बाद ये चला जाएगा कहाँ पर, अब ईस्ट के अंदर, अगर ईस्ट के अंदर होता है तो यहाँ पर इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनेगा। यहाँ पर 2 कार्बन मोलिकुल रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और अगर यहाँ पर इथेनॉल में चूँकि एक ही कार्बन होता है, मीथेन इथेन, इथेनॉल में 2 कार्बन होता है, क्योंकि मीथेन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक कार्बन होता है CH4, इथेन यूज़ करेंगे तो C2H6 होता है उसका फार्मूला। ठीक है, तो 2 कार्बन मोलिकुल इथेनॉल के अंदर चला जाएगा और एक को कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पर जो बन रहा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन रहा है। ऑक्सीजन अगर कम रहा तो जो हम लोग को मतलब जो हम लोग के बॉडी वगैरह में होता है जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो यहाँ पर 3 मोलिकुल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर एनर्जी, यहाँ पर भी 3 मोलिकुल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब ह्यूमन बॉडी में जब भी बनेगा तो 3 कार्बन मोलिकुल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन अगर ईस्ट में देखेंगे तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा मोलिकुल। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 ठो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुल होगा, या फिर हमारे मसल में भी 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लैक्टिक एसिड बन रहा है तो कार्बन को और तो कहीं जाने का जगह मिला नहीं। और इसमें तुम देखोगे तो वाटर बन रहा है तो वाटर में तो कार्बन रहेगा नहीं, तो ये तीनों का तीनों कार्बन यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर इथेनॉल बना है, इथेनॉल का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हाँ CH4 होता है मीथेन का, इथेन का होता है C2H6, इसी में से एक हाइड्रोजन हटा करके मीथेन से मिथेनॉल बनता है, और इथेन से एक हाइड्रोजन हटा करके OH जोड़ दो तो C2H5OH इथेनॉल बनेगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन इसी में चला जाएगा और एक को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री रहेगा। OH तो बेसिक होना चाहिए ना, हो सकता है आसपास हो, मतलब तुम्हारा C2H5OH लग तो रहा है बेसिक टाइप का। अब हो सकता है यहाँ पर बॉन्ड उस तरह से बना हुआ हो जो जल्दी ब्रेक ना हो, OH को अलग ना होने दे। एक बार हम लोग लेकिन अल्कोहल बेसिक ही होता है शायद। इथेनॉल इज बेसिक इन नेचर, इथेनॉल इज बेसिक इन नेचर। इथेनॉल इज बेसिक इन नेचर। न्यूट्रल, स्लाइटली बेसिक। उसमें इथेनॉल रहता है। नहीं तो सैनिटाइज़र का तो उससे मतलब नहीं, सैनिटाइज़र में तो वो मारने वाला कोई भी चीज़ होगा जो कीड़ा को मारे, अब वो कोई ज़रूरी नहीं हो कोई वो मतलब बेस है। हाँ हैंड सैनिटाइज़र तो वो मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है ना, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो, कुछ भी हो सकता है जो मार रहा हो बैक्टीरिया का। लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग न्यूट्रल ही दिया है 7.33, हल्का एकदम बेसिक, बहुत थोड़ा सा है। देखो इथेनॉल हाइड्रोक्साइल ग्रुप का द मोलिकुल टू बी स्लाइटली बेसिक, बिल्कुल बेसिक है लेकिन बहुत कम है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप वही OH तुम्हारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, H हट करके वही OH लगता है। उसी तरह से जब हम लोग एसिड में जानते हैं कार्बोनोइक एसिड जो होता है उसमें COOH लगता है, वो सारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे आगे हाइड्रोकार्बन में।
उसके बाद आगे दिया है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मोलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। क्या होता है, मतलब एनर्जी जब रिलीज होता है तो वहाँ पर फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल, जिससे हम लोग अदर एक्टिविटी कर पाते हैं। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एटीपी ब्रेक होता है, उसके बाद कुछ अमाउंट जो फिक्स्ड अमाउंट होता है एनर्जी का वो मिलता है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगा एंडोथर्मिक होगा। ATP is the energy currency for multicellular process. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP, an inorganic phosphate. तो यहाँ पर ADP के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो फिर से जाकर के ATP का निर्माण करता है, बन जाता है। Endothermic process is the cell in the cell then use the ATP to drive the reaction। उसके बाद बोला है क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शन। सेल के अंदर फिर से क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट इसको देना पड़ता है ना सेल के जरिए। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP broken using water the energy equivalent to इतना किलोजूल पर मोल इज रिलीज। उसके बाद जब ये जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर ये जो ये लगा हुआ है, जब ये ब्रेक होगा तो वहाँ पर फिर से क्या होगा, ATP ये ब्रेक होने से, मतलब ये ब्रेक होगा तो फिर से ATP का निर्माण होगा, ये बोला है कुछ। ATP तो फिर वो नहीं बनेगा। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP, अच्छा इसके अंदर जो फॉस्फोरस जुटा हुआ है, देखो यहाँ पर ADP, DP मतलब डाईफॉस्फेट, मतलब 2 फास्फोरस ग्रुप है, यहाँ पर 3 फास्फोरस है। तो फिर से जब आगे रिएक्शन होगा ना तो इस ATP में से एक फास्फोरस फिर टूट जाएगा, एक फास्फोरस टूटेगा तो एक ट्राई से फिर से डाई हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कितना एनर्जी निकलता है, 30.5 किलो जूल पर मोल। Think of how a battery can provide energy for different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, लाइट एनर्जी, मतलब बैटरी से जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग यूज करते हैं, उसके मैकेनिकल एनर्जी बनता है, लाइट एनर्जी बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। सिमिलरली ATP कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। उसी तरह से जो ATP से एनर्जी मिल रहा है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स को एक जगह से दूसरा जगह भेजने में मदद करता है, एंड मेनी अदर एक्टिविटी, और भी कई एक्टिविटी करते हैं। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा, प्लांट के अंदर गैस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेज इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर, डिफ्यूजन के जरिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये प्लांट के अंदर बोल रहा है, दे कैन गो इनटू cell or away from them and out into the air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of the plant. At night when there is no photosynthesis occurring, रात में जब photosynthesis नहीं होगा, CO2 elimination is the major exchange, तो मेन रहेगा CO2 को eliminate करना activity going on. CO2 elimination is the major exchange activity going on. तो ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम में CO2 का ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, तो उस टाइम CO2 रिलीज नहीं होगा, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट, बल्कि उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। मतलब दिन के टाइम में CO2 का कंसनट्रेशन वहाँ पर हाई रहेगा तो CO2 अंदर जाएगा,
क्योंकि उसका ज़रूरत है। लेकिन रात के टाइम में CO2 का उन लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगा, तो उसके अंदर जो CO2 है वो बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन वो लोग लेगा। एनिमल हैव ए From the direction part, can you repeat once because your voice was cut. डायरेक्शन कहाँ पर है? So the direction of diffusion. डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है उस पर डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि डिफ्यूजन अंदर से बाहर होगा कि बाहर से अंदर होगा। जैसे इससे बताया कि जैसे रात के टाइम में, अगर दिन के टाइम में हम लोग देखें तो प्लांट्स को ज़रूरत होता है CO2 को, ताकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सके। तो दिन के टाइम में वो लोग CO2 को अंदर आने देता है और ऑक्सीजन को बाहर जाने देता है। लेकिन जब रात का टाइम आता है तो अब इन लोगों को CO2 को ज़रूरत रहता नहीं है, तो उस टाइम इसके अंदर जो CO2 है वो CO2 को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को अंदर आने देगा। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced। तो एनिमल के पास वो अलग प्रोसेस होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो सिंपल ये है। Observe fish in aquarium. They open and close their mouth and the gill slits behind their eye, also open and close behind their eyes। मतलब वो क्या क्या ओपन क्लोज करता है, या तो माउथ या फिर एंड लिखा है ना, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल शीट, मतलब दोनों के बारे में लिखा है। ऑल द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल शीट कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। Count the number of times the fish open and close its mouth in a minute. Compare these to number of times you breathe in and out in a minute। तो कल हम लोग देखे थे MCQ में कि हम लोग जो लेते हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, तो वही बता रहा है कि ऑक्सीजन क्या होगा, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कम्पेयर टू, मतलब ये बोल रहा है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का मात्रा होता है एयर की तुलना में कम होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल, मतलब ये लोग सांस लेते हैं मुंह से और छोड़ते हैं गिल के जरिए। वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय बॉडी, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बॉडी में चला जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर फ्रॉम रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल, मतलब टेरेस्ट्रियल जो एनिमल है वो सारे डिफरेंट ऑर्गन यूज करते हैं सांस लेने के लिए। ऑल द ऑर्गन हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया which is in contact with the organ rich atmosphere, oxygen rich atmosphere। तो हर एनिमल में एक चीज़, हर ऑर्गन का मतलब हर एनिमल में जो ऑर्गन है उसमें एक चीज़ खास है कि उस ऑर्गन का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ से वो ऑक्सीजन को उसका बॉडी ऑब्जॉर्ब कर सके। जैसे हम लोग के अंदर एलवेली, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide had to take place across the surface, this surface is very fine and delicate। In order to protect the surface, इस surface को protect के लिए it is usually placed within the body, ये generally body के अंदर ही रखा जाता है। So there have to be passage that will take air to this area। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। इसके अलावा क्या है, देयर इज ए मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है फॉर मूविंग द एयर, एयर को अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए। इन ह्यूमन बींग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर
दैट लाइन द पासेज, मतलब सबसे पहले इसको फिल्टर कर लिया जाता है हेयर के जरिए। द पासेज अल्सो लाइंड विथ मकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। तो वहाँ पर मकस भी होता है। मकस का काम क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह को चिपका लेता है, अंदर जाने नहीं देता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, उसके बाद गला से होकर के एयर पास करता है एंड इनटू द लंग, फिर लंग में चला जाता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, इसी के बारे में कल पिछला दिन एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। एक गला के अंदर होता है। दिस इंश्योर द एयर पैसेज डल नॉट क्लॉग, तो ये वाला भी क्वेश्चन था। ये फिगर दिया है एलवेली का। देखो यहाँ पर सबसे पहले ट्रैकिया, उसके बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद एयर कहाँ पर जाएगा, ये सबसे पहला ब्रोंकियाई, यहाँ पर सबसे मेन जो है, सबसे बड़ा वाला मोटा वाला। उसके बाद ब्रंकियोल है। अब ब्रंकियोल ब्रंकियोल मतलब ये छोटा वाला ना, छोटा वाला जो ब्रांच हो गया। और उसके नीचे एलवेली सबसे नीचे है, डाइफार्म है नीचे से बना हुआ। हम्म, In actuality, therefore, the rings of cartilages should ensure that air passage does not collapse. But हाँ। apologies if air passage doesn't collapse. मतलब ए अगर नहीं रहेगा ना रिंग, तो ये चिपक जाएगा ना, गला जो है वो चिपक जाएगा, और नली जो बना हुआ है ना वो चिपक जाएगा। Within the lungs, the parcel divide into a smaller and a smaller tube, which finally terminate in balloon-like structure, which are called alveoli. मतलब छोटा छोटा पार्ट में बढ़ते चला जाता है और फाइनली एलवेली तक पहुंचता है। द एलवेली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक प्लेस। तो एलवेली जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड के साथ, ब्लड से लगा हुआ रहता है, ब्लड वाला जो वेन होता है वहाँ से पास करता है। तो वहीं पर गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब एलवेली से वो ब्लड में चला जाएगा ऑक्सीजन। provide a surface where the exchange gas take place. The wall of the alveoli contain the extensive network of blood vessel. यहाँ पर काफ़ी मात्रा में blood vessels होता है alveoli के पास. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं रिब्स को और फ्लैटन और डायफ्राम, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। इस केस में चेस्ट कैविटी क्या होता है, बड़ा बन जाता है एज ए रिजल्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग एंड फील द एक्सपेंडेड। लिफ्ट में ऊपर उठना, रिब्स ऊपर उठता है, फैलता है सांस लेते हैं तो। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग, जब स्पेस बन जाता है तो वहाँ पर एयर चला जाता है। एंड फिल द एक्सपेंडेड एलवेली, और जो एलवेली फैला हुआ है उसको भर देता है। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्लड वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बॉडी से खींच करके ले आता है और इसको एलवेली के अंदर डाल देता है फॉर रिलीज इट इनटू द एलवेली। और जो ऑक्सीजन आया है एलवेली के अंदर वो चला जाएगा ब्लड में। एंड द ऑक्सीजन इन द एलवेलर एयर is taken up by the blood in the alveolar blood vessel to be transported to all cell in the body। उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगा ब्लड सेल को और ब्लड वहाँ से पूरा बॉडी में फैला देता है। वो हर एक सेल में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचेगा और वहाँ पर फिर से तुम्हारा रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर के फिर एनर्जी मिलेगा। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lung always contain a residual volume। तो इस दरमियान कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम भी होता है बॉडी के अंदर ऑफ एयर, सो देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो कुछ न कुछ रिजर्व ऑक्सीजन मतलब एयर होता है हमारी बॉडी के अंदर, नहीं तो अगर वो नहीं रहेगा तो थोड़ा सा कुछ टाइम का गैप हो जाएगा ऑक्सीजन जाने और आने में। तो इसलिए कुछ ना कुछ रिजर्व रहता है, तो इससे प्रोसेस जो होता है फास्ट होता है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर
एलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर साइज एनिमल का बड़ा रहा तो सिर्फ डिफ्यूजन से ये जो है ऑक्सीजन पूरे पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा। इंस्टीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द respiratory pigment take up oxygen from the air in the lung and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोग लंग से भी मतलब सांस ले सकते हैं और ये डायरेक्ट टिश्यू में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन which are a very high affinity for oxygen। तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है, हेमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पसल। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज़्यादा सोलूबल है देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो वो जो मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो हेमोग्लोबिन के जरिए बॉडी में पहुंचेगा डिफरेंट पार्ट्स में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो घुल करके डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी में से निकल जाएगा बाहर। तो इसका डाइल्यूटेड इज डाइल्यूटेड। हाँ, और डाइल्यूटेड घुला हुआ रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ। इफ़ द एल्वेलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, जब फैलता है एल्वेलर सरफेस इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। तो देखो कितना ज़्यादा एरिया, मतलब 80 मीटर स्क्वायर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एक हॉल साइज हो जाएगा। एक घर तो कितना मीटर का होगा, 6 × 4 24 स्क्वायर मीटर का एक घर रहता होगा। तो 80 मीटर स्क्वायर मतलब इतना बड़ा उसका साइज होता है। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज। कंसिडर हाउ एफिशिएंट exchange of gases become because of the large surface available for the exchange to take place। तो गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खासा जगह मतलब ले लेता है, सरफेस एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। इन डिफ्यूजन if diffusion were to more oxygen in our body were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our tooth from our lung। अगर ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए बॉडी में प्रवेश करना रहता तो इसको कितना समय लग जाता, 3 साल लग जाता नीचे तक पैर तक पहुंचने में। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन होता है कि तेज़ी से पहुंचा देता है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन। देखो तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। पहला वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं देखने के लिए। बस सेकंड वाला में वाला दे देंगे। फ्लो चार्ट ऊपर में था ना पैरोटिक वाला में, जिसमें 3 ठो फिर एरो दिया हुआ था, एक 2 ठो था
एक दो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था ना, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद है हाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। तो एल्वेली के जरिए उसके बाद 4 नंबर। थ्री वाला में हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं एल्वेली का। लिखवा दें। उसके बाद 4 नंबर। हाँ, एल्वेली को ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है। बोला है विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग में मतलब हेमोग्लोबिन का कंटेंट क्या होता है वो पता करने के लिए बोला है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या बताएगा, इसमें ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्टेशन बताएगा या फिर न्यूट्रिएंट्स का, कि पूरा बॉडी में कैसे होता है। हार्ट के बारे में बताया, मतलब हार्ट वही ब्लड को किस तरह से पूरा बॉडी में सप्लाई करेगा ना। एज इट द सेम फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, हेमोग्लोबिन क्या सब में सेम होता है। इज देयर एनी डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन एंड वोमेन, visit a veterinary clinic in your locality, find out what is the normal range of hemoglobin content in animal like buffalo or cow। एनिमल का भी पता करने के लिए बोला है। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन cows मेल एंड फीमेल एनिमल, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग एंड एनिमल। उसके बाद है हाउ वुड द डिफरेंस। हम्म So one question I why they have asked to visit actually search internet. हाँ, वो तो पता नहीं, शायद लिख रहा होगा, उस टाइम इंटरनेट नहीं होगा। ऐसे इंटरनेट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हमको लगता है कि जब से जियो आया है तभी से, तो 2 साल हो रहा होगा। 2016 में तो कहाँ से थी 2016 2016 में आया था, फ्री जब हुआ था। नहीं 7 6 में और एंड्रॉयड फ़ोन कब आया था? was तो लॉन्च दैट इन 2010 2010 में ही आया है। 2015 2013 तक तो मतलब बहुत कम के हाथ में, नहीं के बराबर था, मतलब हाथ में हो सकता है लॉन्च हो गया होगा, लेकिन 2013 तक किसी के हाथ में नहीं रहता था एंड्रॉयड फ़ोन, लोग सिंपल वाला चलाते थे। और 2011 में तो मतलब हमको पता भी नहीं था कि गूगल में सर्च कैसे करते हैं। 2011 में जिस समय हम बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे थे, उस टाइम तक हमको पता नहीं था कि गूगल में सर्च कैसे करते हैं। ये तो अब इतना ईजी हो गया कि क्लास 5 6 का बच्चा भी सर्च कर रहा है सारा कुछ। चलो अब देखते हैं आगे। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन डैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड। प्रीवियस सेक्शन में हम लोग देखें कि ब्लड जो होता है और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को। इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। इसके अंदर प्लाज्मा होता है, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल्स होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। Oxygen is carried by the red blood corpuscles. Many other substances like salt are also transported by the blood. Salt भी body blood के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है।
वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड। तो आखिर जब सब कुछ ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है तो कोई ना कोई होना चाहिए जो ब्लड को पुश करता होगा। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड सिस्टम इन पैलेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। क्या बोला है, वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन, एक पंपिंग ऑर्गन का ज़रूरत होगा टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्यूब के नेटवर्क का ज़रूरत पड़ेगा टू रीच ऑल द टिश्यू, सारे टिश्यू तक पहुंचने के लिए। एंड ए सिस्टम इन पैलेस, और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंश्योर करे कि दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज, कि अगर ए सिस्टम कहीं पर डैमेज हो गया तो वो तुरंत ही रिपेयर्ड हो जाए। This network of tubes, they are talking about capillaries. कैपिलरीज, हाँ, वेन और कैपिलरी। These system that is left upstream. सिस्टम, सिस्टम मेरे ख्याल में उसके बारे में बोल रहा है जो इस ट्यूब को, अगर ट्यूब में किसी तरह का कुछ डैमेज हो तो उसको ठीक कर सके, तो उसके लिए प्लेटलेट्स होता है ना जो, हाँ। और वेन और आर्ट्रियम, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? Sir, vein except pulmonary vein it carries deoxygenated blood and arteries will carry oxygenated blood from heart to organ. एक में ऑक्सीजन होता है, मतलब दोनों एक ही जैसा है, दोनों कैपिलरी ट्यूब ही है दोनों, लेकिन एक में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है और दूसरे में ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं रहता है। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज एज बिग एज आवर फिस्ट बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि दोनों का दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्लड को ही कैरी करना रहता है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने चैम्बर होते हैं टोटल हार्ट के अंदर? टोटल 4 चैम्बर होता है ना। ऊपर में होता है राइट एट्रियम, जो ए वाला दिया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर एक ट्यूब लगा रहता है जो बंद होता है, खुलता है बार बार। ये जब खुलेगा तो ऊपर से ब्लड नीचे गिरेगा, मतलब इसको जब दबाते हैं ना, एक काम कैसे करता है, यहाँ पर सबसे पहले जब ए वाला बड़ा होगा, जब ए वाला फैलेगा, हार्ट का पार्ट फैलेगा तो ए वाला ओपन होगा, ओपन होगा तो यहाँ से ए वाला ब्लड जो है इसमें आएगा। इसमें आने के बाद ये क्या करता है कि ये अंदर दबाएगा इसको, तो अंदर दबाएगा तो ये ब्लड यहाँ से निकल करके सारे वेंस में चले जाएंगे और वहाँ से फिर सारा बॉडी को मिल जाता है। वही काम इसमें भी होता है। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, मतलब टोटल 4 चैम्बर है, 2 ठो एट्रियम और 2 ठो वेंट्रिकल। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला है, बिकॉज बोथ द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन वाला को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स ना हो, इसके लिए अलग अलग चैम्बर होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है उसको लंग तक पहुंचना होता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग हैज़ टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट। और जो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको वापस कहाँ तक लाया जाता है? एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो कहाँ पर आएगा? वो हार्ट के अंदर आएगा। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरा रेस्ट बॉडी में पंप कर दिया जाता है। इसका तुम लोग एक एनिमेशन देख लेना यूट्यूब पर, हार्ट वर्किंग एनिमेशन देखना, तो उसमें बहुत अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग come to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। हम लोग का लेफ्ट एट्रियम कहाँ पर है? ये यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग कम टू द, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है,
ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। थिन walled upper chamber of the heart of the left atrium. The left atrium relax when it is collecting this blood. तो ये रिलैक्स मतलब ये पूरा बड़ा हुआ होकर के रहेगा जब ये यहाँ से ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इफ इट देन कॉन्ट्रैक्ट, जब एक बार ये पूरा भर जाएगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा तो यहाँ से ये सारा ब्लड इसके जरिए होकर के इसका नाम नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ से होकर के ये चला जाएगा एरोटा में। ठीक है, इसका नाम होता है, नाम लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद it then if it then contract while the next chamber कहाँ पर थे, the left atrium relax when it collecting the blood। ठीक है, it then contract, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है while the next chamber the left ventricle relax। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ए दबेगा तो ए वाला क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। तो इससे क्या हुआ कि ये सारा ब्लड इसके अंदर चला आएगा। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न, और उसके बाद जब ब्लड इसमें आता है तो ये तो फैला हुआ रहता है, उसके बाद ये वाला सिकुड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। तो यहाँ पर पॉइंटर नहीं दिख रहा है ना, when the muscular left ventricle contract in stern the blood pumped out to the body। और जब ए वेंट्रिकल जपता है तो यहाँ से सारा जो ब्लड होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये सारा जो विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ से आता है, ये सारा पार्ट से आता है यहाँ पर। हाँ, वेना कावा से होकर के, ये दोनों से होकर के आएगा इसमें, और फिर यहाँ से इधर लंग में चला जाएगा ना, लंग से फिर वो ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन लेने के बाद इस पोर्शन में आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट एट्रियम ए वाला, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द corresponding लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। राइट वेंट्रिकल उस समय मतलब ए वाला जपेगा तो ए वाला वेंट्रिकल जो है वो ओपन होगा ना, डिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। इस तरह से सारा ब्लड इस राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, विच इन टर्न पम्प इट टू द लंग। यहाँ से फिर ए लंग को दे देगा ऑक्सीजन लेने के लिए। सिंस वेंट्रिकल हैव द पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वाल। तो वेंट्रिकल जो होगा वो थोड़ा सा थिक होगा देन द एट्रिया। valves ensure the blood does not flow backward when atria or ventricle contract। ये बल्ब यहाँ पर दो ठो बल्ब है, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर। तो ये मतलब जपेगा तो ये वापस ब्लड फिर इसी में न चला जाए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इसका कुछ नाम होता है, तुम लोग देख लेना नेट पर, हमको भी याद। क्या नाम है? अच्छा, और इसका इसका तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। पूरा प्रोसेस क्या है, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लो। पहले बोला है कि जो ब्लड होगा, ये वाला जो ब्लड है, यहाँ पर जो सारा एरो जो दिखा रहा है राइट साइड में आते हुए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये विदाउट ऑक्सीजन का पूरा बॉडी से ब्लड आ रहा है। आने के बाद ये जाएगा इस पार्ट में, यहाँ से ये जब जपेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने से सारा ब्लड इधर निकल जाएगा, इधर से जाएगा लंग में, लंग में ये ऑक्सीजन गेन करेगा, उसके बाद आ जाएगा इस चैम्बर में, इस चैम्बर से जाएगा इस चैम्बर में, और इस चैम्बर से फिर यहाँ से होकर के सारा बॉडी में। ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर लंग में दिखाया है किस तरह से बॉडी, लंग के अंदर किस तरह से ब्लड इंटर करता है।
यहाँ पर वेन है, एक तरफ आर्टरी है। ये वाला एरोटा है ना, ऊपर में एरोटा देखो, हार्ट, हार्ट से ये एरोटा में ओपन हो रहा है। यहाँ पर दिया हुआ था ना, यहाँ से हार्ट है, हार्ट से एरोटा। इसमें कौन सा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है? So तो one another valve is there that is in the septum, intra-auricular septum. क्या नाम है? The septum that is between that left auricle and the right auricle. In between that there is a intra-auricular septum that is there. ये वाला है हम लोग का आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्लमनरी बल्ब होगा शायद। No, sir, that you asked me that left atrium is contracts. So it contracts because of that bicuspid valve, as far as I remember. And so similarly for the right atrium, and so there is one valve present in between that atrium and that right atrium, that is intra-auricular septum. राइट एट्रियम और So left atrium. नहीं, ऐसा राइट और लेफ्ट के बीच तो कोई वैसा बल्ब नहीं होता है। So देखो, it's a राइट और left राइट, atrium given. राइट और राइट ये वाला होगा ना, राइट राइट के बीच ही होगा, और लेफ्ट लेफ्ट के बीच ही होगा। ये होता है No, सिर्फ, but sir, हाँ, ये जो बल्ब there होता is है, बोलो, ये जो बल्ब है ना हम लोग का, ये दो जगह पर है। एक तो लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको शायद प्लमनरी बल्ब बोलते हैं। और एक ठो जो दिया है, ये हम लोग को दिया है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दो ही तो है। तो इसको शायद प्लमनरी बोलते हैं, और इसको पता नहीं है। sir tricuspid valve, I think. It ट्राइकास्पिड, हाँ, ट्राइकास्पिड बल्ब वही होगा, ट्राइकास्पिड बल्ब इसको बोलते because हैं। three cup-shaped figures are there. So actually in our school they showed us a demonstration through neopard. So as far as I can remember there is another part of intra-auricular septum. ये रुको, ह्यूमन हार्ट एनाटोमी। According to Michigan Health, not Michigan Medicine. यहाँ पर इसको मिट्रल बल्ब है यहाँ पर देखो, और ये वाला ट्राइकास्पिड बल्ब। देखते हैं, रुको थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ओ ऐसा है। हम लोग को एक देखना था लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसका नाम है मिट्रल बल्ब, एक इम्पॉर्टेंट ये है। और एक तो राइट एट्रियम के बीच में देखना था, और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, सॉरी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक क्या है, ट्राइकास्पिड बल्ब। और प्लमनरी बल्ब यहाँ पर है, जो मतलब ये वाला जब दबेगा ना, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लमनरी बल्ब। और ये जो चौथा है हम लोग का एरोटिक बल्ब है, जब ये दबेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से निकलेगा। तो टोटल मिलाकर के 4 ठो बल्ब है, ठीक है। Sir, there is another valve also I just कहाँ पर दिया है? sir in
NCERT they have given a learning that septum dividing the सेप्टम वो कहाँ पर रहेगा, देख लेते हैं। in NCERT they have given. कहाँ पर दिया हुआ है? Sir, septum उसमें जब below सेप्टम कहाँ पर है? सेप्टम लिखा हुआ है क्या? yes sir, मतलब ये सब में? no sir, sir the learning out of it. कहाँ पर? अच्छा ए वाला डिवाइडिंग वाल है, बल्ब नहीं है, ये वाल है जो इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बल्ब हम लोग का चार ही है, एक दो तीन चार। चार में दो का नाम तो ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि ये प्लमनरी आर्टरी से जाकर के मिल रहा है तो इसको प्लमनरी बल्ब नाम दिया है, और ये एरोटा में जा रहा है तो इसको एरोटिक बल्ब नाम दिया है। दो को याद रखना है, ए ट्राइकस्पिड था और ए वाला मिट्रल था। अब यहाँ से लिखा है एरोटा से, मतलब वो जो ब्लड था जो यहाँ से दबने के बाद निकला था, एरोटिक वाल्व से होकर के निकला था ना, वो गया फिर इधर और जा कर के कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में जितने कैपिलरी है वहाँ से सारे ऑर्गन को दे देगा, और उसके बाद ये जो ब्लड बचेगा उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा, विदाउट ऑक्सीजन वाला फिर यहाँ पर जाएगा और वेना कावा से होते हुए यहाँ पर इंटर कर जाएगा। तो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड of the heart is equal to keep oxygenated and deoxygenated blood from the mixing। तो हार्ट के बीच में ये जो सेपरेशन है वो इसीलिए है ताकि मिक्स ना हो जाए ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड। सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज यूजुअली इन एनिमल that have high energy needs such as birds, mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment। Such animal मतलब उस एनिमल जिसको हमने बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, उनके पास 3 चैम्बर होता है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पर मिक्सअप हो सकता है। Fishes on the other hand have only 2 chambers to their heart, and the blood is pumped to the gill is oxygenated। मतलब जो बॉडी जो हार्ट से पंप होगा वो कहाँ जाएगा? गिल के पास जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद डायरेक्टली सारे बॉडी में चला जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ पासेज through the body। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrate। This known as double circulation। तो हार्ट में कहीं किसी किसी एनिमल्स में 2 बार ब्लड जाएगा ओवरऑल सर्कुलेशन के लिए, और कहीं कहीं पर 1 बार। तो मछली फिश के अंदर 1 टाइम से, और ये सिकल सेल में फिर 1 बार जाता है। इसमें दिया हुआ था मतलब यहाँ पर हम लोग के पास जो है ना बॉडी में 2 तरह का मतलब यहाँ से एक बार ब्लड निकला और फिर वापस गया इस बॉडी में, लेकिन बाकी में जो है ना एक बार मछली के अंदर बोल रहा है कि एक बार ब्लड आएगा और सारे बॉडी में हो करके फिर रिटर्न होने के लिए तो एक और पाथ होना चाहिए था ना।
इसमें बोला है रिटर्न के लिए अलग से पाथ नहीं दिया है। इसमें बोला है फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स, इनके अंदर 2 चैम्बर होता है टू देयर हार्ट, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू गिल, ब्लड गिल तक जाता है, इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वहाँ पर ऑक्सीजनेट होता है, एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद डायरेक्टली पूरा बॉडी में चला जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये देख करके हम बाद में बताएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। इसमें क्लियर नहीं किया है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर लगाएगा उसी को ब्लड प्रेशर बोलेंगे। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन द वेन, तो ये आर्टरीज में प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डिस्टोल, रिलैक्सेशन के में जो प्रेशर रहेगा उसको डिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm और डिस्टोलिक प्रेशर है 80 mm, मतलब मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, क्या है, फिग्मो मैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड hypertension and is caused by the constriction of arterioles which result in increased resistance of the blood flow। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉल्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज which result in increased resistance। कंस्ट्रिक्शन मतलब जप जाना, इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब अगर किसी तरह से जप जाता है तो उस केस में हाइपरटेंशन का ये प्रॉब्लम होता है। इस केस में आर्टरी क्या हो सकता है, फट सकता है, रप्चर हो सकता है, और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। मतलब किसी तरह से ब्लड जो इसका ट्यूब का साइज है वो किसी तरह से कम हो गया तो हाइपर टेंशन होगा। उसके बाद है द ट्यूब ब्लड वेसल, आर्टरी आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सिंस ब्लड इमर्जेज फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि ब्लड हार्ट से निकलता है अंडर हाई प्रेशर, काफ़ी प्रेशर में, द आर्टरी हैव थिक, आर्टरी मोटा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, और वेन का काम होता है और डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेकर के हार्ट में पहुंचाना। तो यहाँ पर उस टाइप का कोई प्रेशर होता नहीं है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कुछ होता नहीं है। इंस्टीड दे हैव valve that ensure that blood flow only in one direction। मतलब हम लोग का जो वेन होगा वो पतला होगा और जो आर्टरी होगा वो मोटा होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर हाई रहेगा। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू the artery divide into a smaller and a smaller vessel to bring the blood in contact with all the individual cell। तो आगे जाकर के जो आर्टरी होता है वो पतला पतला वेसल में कन्वर्ट हो जाता है और इनका कांटेक्ट सेल के साथ होता है। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल which are one cell thick and called capillaries। Exchange of material between the blood and surrounding cell take place across the दिस थीन वाल। तो इस थीन वाल के जरिए ही ट्रांसफ़र होता है फूड मटेरियल और ऑक्सीजन। द कैपिलरी देन ज्वाइन टुगेदर, उसके बाद कैपिलरी जो होते हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टू फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। उसके बाद एक कैपिलरी ज्वाइन हो जाएंगे वेन से, और वेन से ब्लड फिर वापस हार्ट तक चला जाएगा। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट। व्हाट हैपन इफ़ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप ए लीक, अगर इसमें किसी तरह की लीक होता है तब क्या होगा। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। नेचुरली
The loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cell. तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, प्लेटलेट सेल होता है विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो बॉडी में सर्कुलेट करता है, एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड, और हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में इंजरी के टाइम। उसके बाद है लीम। There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. Through the pore present in the wall of capillary, some amount of plasma, protein, and blood cell escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. ये क्या बोल रहा है, थ्रू द पोर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के वॉल पर कुछ पोर्स होते हैं, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ, मतलब इस कैपिलरी के जो वॉल्स होते हैं उस पर क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल स्केप, तो कुछ इससे होकर के कुछ जो अमाउंट होता है क्या क्या का, किसका किसका, प्लाज्मा का, प्रोटीन का और ब्लड सेल का, वो इधर से बाहर निकल जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू, और वो क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही है बट कलरलेस, इसमें कोई रंग नहीं होता है, एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ए प्लाज्मा के प्लाज्मा के ए ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही है बट इसमें कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेज, ए लिम्फेटिक कैपिलरी में फ्लो करता है which join to form large lymph vessel that finally open into larger vein. Lymph carry digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है फ्रॉम इंस्टेंटाइन से, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूड, और जो एक्स्ट्रा फ्लूड होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू बॉडी, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूड, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जो एक्स्ट्रा फ्लूड आता है उसको वापस से ब्लड में फिर सेंड कर देता है। मतलब लिम्फ क्या है, एक तरह का प्लाज्मा ही है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन बहुत कम होगा और ये कलरलेस होगा। और ये आता कहाँ से, तो ये हम लोग का जो ब्लड का जो कैपिलरी है वहीं से निकल करके आता है। इसमें होता क्या क्या है, प्लाज्मा, प्रोटीन और एक चीज़ और था ना, क्या था, प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स होते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट एक दिन और क्लास लेना पड़ेगा, कर देंगे। सर कल क्लास कर सकते हैं? और कल कौन सा दिन है, संडे है ना, संडे। मॉर्निंग में फ्री रहोगी क्या 10 बजे? शायद से क्या बोल रही हो? हो सकता है सर। 10 बजे हो सकता है, या फिर 9:30 से कर लो, 9:30 से 10:30 में इसको ख़त्म कर देंगे। और जो क्वेश्चन सेंड किए हैं काफ़ी कुछ भेज दिए हैं, उसको देख लेना रात में। ओके सर। ठीक है। सर संडे को करा सकते हैं या फिर मंडे को भी कर सकते हैं? मंडे को हमको लगता है कि टाइम नहीं मिलेगा, मंडे को ज़्यादा क्लास रहता है, कल ही कर लो मॉर्निंग में 9:30 में। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 40-45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो